मणिपुर द लैंड ऑफ जेम्स, जो यूं तो अपने फिजियोग्राफिक डिवीजन की वजह से हमेशा से हिल्स और वैलीज के बीच में बटा हुआ था, मगर आज से लगभग 15 महीने पहले मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहने वाली मेती कम्युनिटी और उसके सराउंडिंग हिल्स में रहने वाली कुकी-ज़ो ट्राइबल कम्युनिटी के बीच भड़की अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन के विवाद को लेकर ऐसी आग भड़की कि तब से लेकर अब तक हमारा मणिपुर लगातार सुलग रहा है। Manipur is burning. Manipur. And it's all bad news. Violence, death, arson, ethnic violence. Ethnic violence in an Indian state has displaced more than 35,000 people in the past month. कि हो लड़का हो सारा जाके यहाँ में हम लोग ने अभी रुका और रुक नहीं पाया, पूरा घर जला दिया। इसके बारे में गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि यहाँ की ऑनगोइंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट में इसी साल मई के महीने तक ही 226 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 लोग इंजर्ड हुए हैं। यही नहीं, मणिपुर में फैली हिंसा की वजह से 6000 लोगों को यहाँ से विस्थापित यानी डिस्प्लेस होना पड़ा है, जबकि 28 अब भी मिसिंग हैं। जाहिर है कि यहाँ फैली त्रासदी के एक्चुअल फिगर्स इस ऑफिशियल डेटा से कहीं ज्यादा है, जिन्हें देखकर ऐसा मालूम होता है कि मानो मणिपुर की समस्या का समाधान है ही नहीं। मगर इसी बीते हफ्ते मणिपुर के प्रोमिनेंट कुकी ऑर्गेनाइजेशन ITLF यानी इंडिजिनस ट्राइबल लीडर फोरम ने यूनियन मिनिस्टर अमित शाह को एक ओपन लेटर लिखा था, जिसमें उनकी ये मांग थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239A के अंडर मणिपुर में कुकी-ज़ो कम्युनिटी के लिए अलग यूनियन टेरिटरी बनाए। एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसकी अपनी अलग विधानसभा हो, ठीक वैसे ही जैसे यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, दिल्ली या जम्मू कश्मीर में है। उनका ये कहना था कि अब यही एकमात्र रास्ता है जिससे मणिपुर के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है। हालांकि दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब कुकी-ज़ो ट्राइब की ओर से मणिपुर में उनके लिए सेपरेट यूनियन टेरिटरी फॉर्म करने के लिए मांग की गई हो, बल्कि ये डिमांड बीते लगभग एक दशक से उठाई जा रही है, जिस कड़ी में बीते साल भी ऑनगोइंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट के बीच समय समय पर कुकी-ज़ो प्रोटेस्टर्स सरकार से यही मांग रखते आ रहे हैं। यहाँ तक कि मणिपुर के कुल 10 MLAs और कुछ मणिपुर गवर्नमेंट के करंट मिनिस्टर्स की भी सेंट्रल गवर्नमेंट से यही मांग थी। इन MLAs का कहना था कि मणिपुर स्टेट उन्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हुआ है और ऐसे में मणिपुर के ट्राइबल ग्रुप्स के लिए यही सही है कि उन्हें एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप प्रोवाइड किया जाए। मणिपुर को डिवाइड करके उसमें एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग को होम मिनिस्टर अमित शाह इसी साल अप्रैल में ही सिरे से खारिज कर चुके हैं, जहां उनका कहना था कि वो किसी भी हाल में मणिपुर का डिवीजन नहीं होने देंगे। यही नहीं, मणिपुर के भीतर भी ट्राइबल ग्रुप्स की सेपरेट यूनियन टेरिटरी की मांग के अगेंस्ट आवाजें उठ रही हैं और पिछले महीने जून की 28 तारीख को ही कोकोमी यानी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी द्वारा इम्फाल में एक मार्च ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए इस वॉक टू सेव मणिपुर मार्च में अलग अलग कम्युनिटीज के हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ऐसे में हम देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इस तरीके को लेकर भी मणिपुर 2 अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ है। तो यहाँ फिर ये प्रश्न उठता है कि आखिर इनमें से सही कौन है? क्या वाकई में मणिपुर के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए उसे यहाँ रहने वाली इन कम्युनिटीज के बीच डिवाइड कर देना ही एकमात्र सोल्यूशन है, या मामला कुछ और ही है? आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज अ यूनियन टेरिटरी? दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक यूनियन टेरिटरी क्या होती है। यूनियन टेरिटरी या यूटीज एक तरह की टेरिटोरियल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट होती है, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। हर यूटी के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और यही रीजन इन यूटीज को स्टेट से अलग बनाती है, क्योंकि जहां एक और इंडियन स्टेट्स यूनियन गवर्नमेंट के साथ फेडरल रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं, जहां उनकी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स कंप्लीटली डिवाइड होती है, तो वहीं यूटीज के पास कम ऑटोनॉमी होती है, जिसकी वजह से यूनियन गवर्नमेंट के साथ यूनिटरी रिलेशनशिप में होते हैं। आज की स्थिति में देश में 8 यूटीज हैं, मगर इनको स्टैब्लिश करने के अलग अलग रीजंस थे। जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन की वजह से यूटी बनाया गया, जबकि पुडुचेरी, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को उनके कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस की वजह से। इसी तरह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को उनके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से यूटी स्टेटस प्रोवाइड किया गया। हालांकि बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया को स्पेशल केयर प्रोवाइड करने के लिए पहले मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को भी यूटीज की तरह ही फॉर्म किया गया था, मगर बाद में ये फुल फ्लेजेड स्टेट्स बना दिए गए। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड प्रोविजंस के अनुसार किसी भी नई यूटी को एस्टैब्लिश करने का काम पार्लियामेंट द्वारा ही किया जाता है, जिसके लिए वो बिना स्टेट्स की परमिशन लिए उनकी एग्जिस्टिंग स्टेट बाउंड्रीज को यूनिलैटरली ऑल्टर कर सकते हैं। यूं तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 ही यूटीज के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हम पाएंगे कि भारत की अलग अलग यूटीज को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है।
जहां एक और पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टैब्लिश की गई हैं, जहां जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, तो वहीं दूसरी किसी भी यूटी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मणिपुर के ट्राइबल ग्रुप्स अपने लिए अलग यूनियन टेरिटरी की डिमांड क्यों कर रहे हैं, तो चलिए अब हम उनकी मांग के पीछे के कारणों को भी जान लेते हैं। Why tribal groups are demanding a separate union territory in Manipur? दोस्तों, इसमें सबसे पहला कारण है मणिपुर में फैला एथनिक टेंशन और डिविजन्स। असल में मणिपुर में बहुत सारी एथनिक कम्युनिटीज कई सदियों से साथ साथ रहती हैं, मगर जितना पुराना इसका इतिहास है उतने ही पुराने इनके बीच में फैले एथनिक टेंशंस और हिस्टोरिकल डिविजन्स भी हैं, जिसकी वजह से उपजे म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और सेंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन ने हिल पर रहने वाले कुकीजो ट्राइब्स और वैली में रहने वाली मेती के बीच डिस्ट्रस्ट की एक गहरी खाई खड़ी कर दी है। जहां कुकीजो ट्राइब्स का कहना है कि मणिपुर में मेजॉरिटेरियन और सबसे रिसोर्सफुल कम्युनिटी मेती उन्हें ऑप्रेस करना चाहती है, जहां वो उनके साथ रिसोर्सेज को शेयर करने के बजाय कुकी ट्राइब से उनके हिल्स भी उनसे छीन लेना चाहती है, जिसके लिए वो उन पर कभी नारकोटिक खेती करने का आरोप लगाते हैं तो कभी म्यांमार से इलीगली आकर मणिपुर में रहने का आरोप लगाकर परसिक्यूट करना चाहते हैं। उनकी इस भावना के पीछे एक बड़ा कारण है इन ट्राइब्स और गवर्नमेंट के बीच हुए प्रीवियस अग्रीमेंट्स का फेलियर। उदाहरण के लिए नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर अकेला ऐसा राज्य है जहां ट्राइबल एरिया को सेपरेटली एडमिनिस्टर करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल कभी लागू हुआ ही नहीं। हालांकि 1971 में मणिपुर हिल एरियाज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 1971 के अंडर यहाँ 6 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्टैब्लिश की गई, मगर उन्हें भी लिमिटेड ऑटोनॉमी ही प्रोवाइड की गई। इसी के साथ कुकीजो ट्राइबल ग्रुप्स का ये आरोप है कि मणिपुर में बीते 1 साल से भी ज्यादा समय से चल रहे एक्सटेंसिव वायलेंस ने यहाँ प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ लाइफ के अलावा पॉपुलेशन के डिस्प्लेसमेंट को भी पुश किया है, जिसकी वजह से मणिपुर का डेमोग्राफिक लैंडस्केप ही बदल कर रह गया है। इन्हीं चेंजेस ने यहाँ रहने वाली कम्युनिटीज के बीच के इस अंतर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, और ये सब खासतौर पर तब हो रहा है जब ये मिसट्रस्ट केवल कम्युनिटीज के ही बीच नहीं बल्कि करंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी है, जहां हिल ट्राइब्स का ये मानना है कि मणिपुर की मेती डोमिनेटेड गवर्नमेंट उनकी हितों की रक्षा करने के बजाय उनके प्रोसिक्यूशन में सहयोग दे रही है, जिसका एक बड़ा कारण गवर्नमेंट में इन ट्राइब्स का लेसर रिप्रेजेंटेशन भी है, जहां मणिपुर के सीएम के साथ साथ 60 एमएलएज में से 40 एमएलए मेती कम्युनिटी से आते हैं। यही कारण है कि अब वो अपने लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी चाहते हैं जो उन्हें ट्रूली रिप्रेजेंट करे। इसके अलावा उनकी इस मांग का एक इकोनॉमिक एंगल भी है, जहां मणिपुर के कुकीजो डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स जैसे फेरजोल और चुराचांदपुर में वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया के स्ट्रैटेजिक गेटवेज भी मौजूद हैं, मगर फिर भी ये रीजन मणिपुर के सबसे पिछड़े रीजन्स में से एक है और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ना के बराबर है। ऐसे में इस मांग को उठाने वालों का ये मानना है कि इन एरियाज का सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इस एरिया के साथ साथ यहाँ के लोगों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए भी बेहतर होगा। इन्हीं सब कारणों ने यहाँ की मांग के लिए एक अच्छा खासा पॉपुलर सपोर्ट और मोबिलाइजेशन भी जनरेट किया है, और अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि एक वाइबल ऑप्शन है। आफ्टर ऑल, अगर मणिपुर में अलग यूनियन टेरिटरी बनने से यहाँ की वायलेंस खत्म होती है तो इसे अपोज करने का क्या रीजन है? तो चलिए अब इस सिक्के के दूसरे पहलू को भी जान लेते हैं। व्हाट इज बीइंग अपोज्ड? दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर सबसे बड़ा डर ये है कि यदि कुकीजो ट्राइब्स की डिमांड मानकर उन्हें एक अलग यूटी प्रोवाइड कर दिया गया तो आगे जाकर ऐसी ही आवाज़ें नॉर्थ ईस्ट के दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स की ओर से भी उठाई जाएंगी। उदाहरण के लिए मणिपुर के ही हिली एरियाज में रहने वाले नागा ग्रुप्स भी अपने टेरिटोरियल एस्पिरेशन शो कर सकते हैं, जहां इस मुइवा या नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जैसे बहुत से नागा एक्सट्रीमिस्ट ट्राइबल ग्रुप्स नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के साथ साथ म्यांमार के नागा स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को मिलाकर एक यूनाइटेड सॉवरेन नागालैंड बनाने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, मणिपुर के 10 हिल डिस्ट्रिक्ट्स में से भी 5 नागाज द्वारा ही डोमिनेटेड हैं, जबकि कुकीजो कम्युनिटी द्वारा मांगे जा रहे 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से 3 डिस्ट्रिक्ट्स कांगपोकपी, चंदेल और तेंगनुपाल पर नागाज अपना क्लेम मानते हैं। साथ ही मणिपुर जैसे ओवरलैपिंग एथनिक बाउंड्रीज वाले स्टेट को इस तरह अलग अलग टेरिटोरियल बाउंड्रीज में बांटना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। उदाहरण के लिए, अगर मणिपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे चंदेल, कामजोंग और तेंगनुपाल में हमें मिक्स पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जहां खास तौर पर कुकीज और नागाज के बीच हिस्टोरिकल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स मौजूद हैं, ऐसे में इन टेरिटोरियल कॉम्प्लेक्सिटीज को रिजॉल्व करके हर कम्युनिटी के कंसर्न को एड्रेस करना एक टेढ़ी खीर है। और यही कारण है कि जो कुकीजो ग्रुप्स यूटी की डिमांड कर रहे हैं वो बार बार पुडुचेरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि पुडुचेरी भी एक कंसेंट्रेटेड यूटी होने के बजाय कई टुकड़ों में फैला हुआ है, जो कि तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगह फैले हुए हैं। इसके अलावा इस मांग के अगेंस्ट एक बड़ा रेजिस्टेंस मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट और मेती ग्रुप्स की ओर से भी किया जा रहा है, जो मणिपुर स्टेट का डिवीजन करके उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भंग करने के अगेंस्ट है।
मेती ग्रुप्स का एक बड़ा ऑब्जेक्शन ये भी है कि प्रीवियस पैक्ट्स और कुकीज़ो कम्युनिटी के ट्राइबल स्टेटस की वजह से पहले ही मणिपुर की पॉपुलेशन में 53% प्रोपोर्शन रखने वाले मेती ऑलरेडी इम्फाल वैली में रहने को मजबूर है, जो कि कंपैरेटिवली बेटर डेवलप्ड तो है मगर पूरे स्टेट का मात्र 10% ही है। जबकि इसके उलट कुकी और दूसरी ट्राइब्स हिल्स में ऑलरेडी एक वाइडर लैंड रिसोर्स पर अपना कब्जा जमाए हुए बैठी हैं। ऐसे में यदि उन्हें इस तरह सेपरेट यूटी प्रोवाइड कर दिया गया तो मणिपुर और यहाँ के मेतीज के हाथ से मेजॉरिटी लैंड चला जाएगा, जबकि कुकी और मेती के बीच इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की मुख्य जड़ ही लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज से उपजा आपसी मतभेद है। इसके अलावा इस तरह से एक नई यूनियन टेरिटरी को एस्टैब्लिश करने का अधिकार भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हो, मगर मणिपुर के केस में ऐसा करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उसके लिए आर्टिकल 371C के अंडर बनाए गए सब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ट्राइबल लैंड राइट्स को भी डिसॉल्व करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस तरह से सेपरेट यूनियन टेरिटरी को बनाना इकोनॉमिकली अनवाइबल है, जहां प्रपोज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स एलोकेशन एक डिफिकल्ट टास्क है। यानी कि कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि इस तरह की मांग को लेकर हमारे पास बहुत से कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर मणिपुर की समस्या का समाधान क्या है। तो चलिए अब इसी बारे में जान लेते हैं। इज देयर अ वे आउट? दोस्तों, मणिपुर के लिए सबसे बड़ा खतरा यहाँ का ऑनगोइंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग ट्राइबल ग्रुप्स इसी की मदद से एक दूसरे के साथ खून की होली खेल रहे हैं। ऐसे में मणिपुर में शांति फिर से बहाल करने के लिए सबसे पहले ये करना जरूरी है कि वहाँ के इस आर्म कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स को डिस्कशन टेबल्स पे लेकर आया जाए, जिसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की जरूरत है। साथ ही इस वायलेंस को रोकने के लिए बिना किसी पार्शियलिटी या प्री कंसीव नोशन के दोनों ही ग्रुप से उनके वेपन सरेंडर करवाने और पीस मेंटेन करवाने की जरूरत है, जिससे कुकीज़ो ग्रुप्स, मेती कम्युनिटीज, नागा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच सही मायनों में एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग और नेगोशिएशन का फेज इंश्योर किया जा सके। जाहिर है कि नेगोशिएशंस का प्राइम मोटिव इन कम्युनिटीज के पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और म्यूचुअली सपोर्टिव डेवलपमेंट ही होना चाहिए, और इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से न केवल सभी ग्रुप्स को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, बल्कि इससे मणिपुर में इंक्लूसिव गवर्नेंस को भी इंश्योर किया जा सकेगा, जहां हर कम्युनिटी को ये विश्वास दिलाया जाए कि उनकी इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन के साथ माइनॉरिटी राइट्स का भी प्रोटेक्शन इंश्योर किया जा सकेगा। इसके बाद भी यदि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म या म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स पे डेवल्यूशन ऑफ पावर की जरूरत होती है तो उसके लिए भी एक नया रास्ता निकाला जा सकता है, और यहाँ पर हम बेल्जियम, कनाडा, नेदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड जैसे फेडरल पॉलिटीज से भी लेसन लर्न कर सकते हैं, जहां अलग अलग टेरिटोरियल डिवीजन्स को सक्सेसफुली मैनेज किया जाता है। मगर इन सभी कंस्ट्रक्टिव मेजर्स के बीच मणिपुर में कुछ रेमेडीज इंप्लीमेंट करने की भी जरूरत है, और उदाहरण के लिए म्यांमार से लगे ओपन बॉर्डर और इसके अक्रॉस फ्री मूवमेंट रिजीम का मिसयूज करने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके यहाँ से बाहर निकालने के लिए भी स्पेशल ड्राइव चलाई जाने की जरूरत है। हालांकि इसमें एनआरसी या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का इम्प्लीमेंटेशन भी कारगर साबित हो सकता है, मगर एनआरसी के फॉर्मेशन और लैक ऑफ रिकॉर्ड्स की वजह से कुछ ट्राइबल्स का इससे इंक्लूजन इसके फुल प्रूफ इम्प्लीमेंटेशन की राह में रोड़ा साबित हो सकता है। लेकिन मणिपुर के डेमोग्राफिक प्रोपोर्शन को बिगड़ने से बचाने और खास तौर पर अपकमिंग डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के पहले यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने के लिए कोई मैकेनिज्म फिगर आउट किया जाना चाहिए। इस काम में गवर्नमेंट की मदद करने में ट्राइबल और कम्युनिटी लीडर्स एक की रोल प्ले कर सकते हैं। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट को यह भी ध्यान देना होगा कि वो चिन कुकी मिलिटेंट्स के साथ किए गए SOO यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट को फर्दर एक्सटेंड ना करे। और यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2008 में इंडियन गवर्नमेंट, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट और कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके अंतर्गत मिलिटेंट ग्रुप्स ने ये बात मानी थी कि वो इसके बाद लॉ ऑफ द लैंड और कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे और किसी भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट या अट्रॉसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट चल रहे मिलिट्री एक्शंस को रोक देगी। और यही नहीं, इस एग्रीमेंट में ये बात भी मेंशन थी कि ये इंसर्जेंट्स डेजिग्नेटेड कैंप्स में रहेंगे और अपने वेपन्स लॉक्ड स्टोरेज में ही रखेंगे, जिनकी टाइम टू टाइम मैनर में मॉनिटरिंग होगी। तब से लेकर आज तक ये एग्रीमेंट हर साल रेटिफाई किया जाता है, जहां सभी पार्टीज अपनी ओर से पूरे कोऑपरेशन की वचनबद्धता दर्शाती हैं। मगर ऑनगोइंग मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट में कुकी मिलिटेंट्स के प्राइम रोल ने ये दर्शाया है कि उनकी तरफ से SOO का क्लियर उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा ये बात भी वेल एस्टैब्लिश्ड है कि देश में होने वाले किसी भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में एक प्राइम रीजन लैक ऑफ सोशियो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, जिसका प्राइम एग्जांपल हम नक्सलिज्म के रूप में देख सकते हैं। ऐसे में मणिपुर के इस इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा के लिए खत्म करने का रामबाण इलाज यहाँ का सोशियो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। जैसे जैसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा, वैसे वैसे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप खत्म हो जाएंगे।
मगर इसके लिए गवर्नमेंट को खास तौर पर मणिपुर के रिसोर्स मैनेजमेंट में सुधार लाना होगा, जिससे यहाँ के रिच नेचुरल रिसोर्सेज को स्ट्रैटेजिकली यूटिलाइज करके इस रीजन के डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। कंक्लूजन दोस्तों, हाल ही में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने ये आश्वासन दिलाया है कि सेंटर में एस्टैब्लिश हुई NDA 3.0 अपने 100 डेज प्लान के अंतर्गत जल्द से जल्द मणिपुर के ऑनगोइंग क्राइसिस को रिजॉल्व कर देगी। अब ऐसे में इन कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स के बीच ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मणिपुर के ऑनगोइंग क्लैश को रोकने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है। मगर तब तक हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पूरे मणिपुर के साथ हैं। और दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।